फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं सभी एग्ज़ाम के लिए और आधुनिक भारत के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और यकीन करिए मुझ पर, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी बुक को और किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा 1905 का जो बंगाल का विभाजन है वो आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग 1906 को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन 1907 को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खुदीराम बोस को जो फांसी हुई थी 1908 को, उसके बारे में पढ़ेंगे। गदर पार्टी 1913 को पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे गांधी जी का भारत आगमन 1915। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, वो सारे हम पढ़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे वो हम पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, एओ ह्यूम के पहल पर। आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप बोलोगे 1885 में हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि किसकी पहल पर की गई थी, एओ ह्यूम के पहल पर की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल हैं। पहला सत्र 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र है कब आयोजित हुआ। आप बोलोगे 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आप बोलोगे एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछ लें कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, आप बोलोगे सरोजनी नायडू। फिर जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं ना, ये सभी अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना है और साथ में नोट्स बनाना है। ये तो हमने बात कर ली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के बारे में। अब हम आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन 1905, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट बनते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो हमारा क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर हम डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं, 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया था। विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो तो आप सबसे पहले यही बनेगा कि बताओ बंगाल का विभाजन किसने किया। तो आप बोलोगे बंगाल का विभाजन किया था वायसराय कर्जन ने, ठीक है। पूछा जाए कि कब हुआ था, वर्ष 1905 में हुआ था। ये वर्ष आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ बंगाल को फिर से संगठित किसने किया, तब आपका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग ने। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिस्टम वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानिए जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं अपने आप में क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग 1906 के बारे में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम लीग 1906 के बारे में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 1906 में। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि AIML की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। पूछा जाए कहाँ पर हुई थी, बांग्लादेश के शहर ढाका में हुई थी। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। मतलब आपको ये पता लग गया कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी ढाका बांग्लादेश में, और
इसकी जो स्थापना है ये ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह खान, इनके नियंत्रण में हुई थी। इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? आगा खान ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का विभाजन। तो आपको बताना चाहता हूँ 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है ना वो ये बनता है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1907। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था फ्रेंड, इसमें ना कांग्रेस का विभाजन हुआ उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में, यानी कि गरम दल और नरम दल के बीच में इनका विभाजन हुआ। डिटेल में अगर हम समझें, 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि कांग्रेस दो समूह में विभाजित हो गई थी, यानी कि गरम दल और नरम दल। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ने की थी। आपको बताना चाहता हूँ गरम दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय नरमपंथी नेता थे। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको समझा दिया कांग्रेस का विभाजन 1907 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, अगले ही साल खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो खुद्दीराम बोस की फांसी 1908 को हम समझते हैं, ठीक है। ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, खुद्दीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी के लिए भेजा गया था। डिटेल में अगर हम समझें, 30 अप्रैल 1908 को खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मृत्यु हो गई थी। आगे अगर हम समझें, इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फिर जितने भी आपको यहाँ पर फैक्ट बताए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी के लिए भेजा गया था, ठीक है। क्यों भेजा गया था? क्योंकि इन्होंने गाड़ी पर बम फेंका था, जिसमें कि जो मुख्य प्रेसिडेंसी थे मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, ठीक है, डगलस किंग्सफोर्ड की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसे हम अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स एक फैक्ट पता लग रहा होगा। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी जिसकी 1913 में स्थापना हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट में। तो हमारा पहला जो बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की थी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी। अब हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो आ गया है गांधी जी का भारत आगमन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गांधी जी का भारत आगमन 1915 हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है वो तो ये बनता है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। डिटेल में अगर हम समझें, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए हम 9 जनवरी को ना प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय उनकी उम्र थी 45 साल 3 महीने और 7 दिन। गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब फ्रेंड्स हमारा आ गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है होम रूल आंदोलन 1916, ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें से भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। भारत में होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व है ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। डिटेल में अगर हम समझें, भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था
बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपको बताना चाहता हूँ, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य है भारत के लिए स्वशासन। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और होम रूल शब्द को आयरलैंड से अपनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने तो होम रूल आंदोलन पढ़ लिया 1916 वाला, ठीक है। अब ठीक इसके एक साल के बाद चंपारण आंदोलन हुआ था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, चंपारण आंदोलन 1917 को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में। ये आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। डिटेल में अगर हम समझें, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चंपारण आंदोलन है या बोल सकते हो चंपारण सत्याग्रह, इसका संबंध महात्मा गांधी से है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1917 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। आगे अगर हम समझें, चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी ज़मीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे किसानों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता लग गया चंपारण आंदोलन के बारे में। अब देखो फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन 1917 मैंने आपको पढ़ाया। ठीक एक साल के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ, ठीक है। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बेसिक सा ये बनता है कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व वर्ष 1918 में किया था। डिटेल में अगर हम समझें, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। सत्याग्रह का परिणाम ये हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 35% वेतन में वृद्धि मिली। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ठीक है। इसी साल खेड़ा आंदोलन भी हुआ, ठीक है। इसका भी मतलब नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो अब हम पढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन 1918 को। तो हमारा जो बेसिक सा क्वेश्चन है वो ये है, सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। सरकार के विरुद्ध जो शुरू हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, इसके नेता कौन थे? महात्मा गांधी। डिटेल में अगर हम समझें, खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन को मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। आगे अगर हम डिटेल में समझें, खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया खेड़ा आंदोलन 1918 के बारे में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा रहा हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैं आपको थ्योरी के पार्ट में समझा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये अपने आप में ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे, बताओ कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। आप बोलोगे 1918 में शुरू हुआ था। किस राज्य में? गुजरात राज्य में, ठीक है। उद्देश्य भी आपको पता लग गया क्यों शुरू किया गया था। राजस्व वसूली में ढील देने के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अब हम ना देखो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक इसके एक साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, रॉलेट एक्ट 1919। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना। तो इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है ना, वो ये किया है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए गए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। तो रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर हम पढ़ें,
इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सज़ा देने का अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा था। इस अधिनियम को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये जो रॉलेट एक्ट है किस वर्ष पारित किया गया था। आप बोलोगे 1919 में पारित किया गया था। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया इसका। महात्मा गांधी ने किस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था, तो आप बोलोगे रॉलेट एक्ट को कहा था। पूछा जाएगा कि बताओ कि जो रॉलेट एक्ट है ये किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, तो आप बोलोगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। देखो फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट के विरोध में ना भारत में कई जगह पे ना आंदोलन हो रहे थे, ठीक है। तो इसी का एक आंदोलन हो रहा था गुजरात में जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 1919 के ठीक उसी साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसको हम ध्यान से समझते हैं। जलियांवाला बाग 1919 को पहला क्वेश्चन बनता है बेसिक साइंस में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ना ध्यान से आपने समझना है। ये सभी के सभी पॉइंट ना एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। मतलब क्या हुआ था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट में क्या था, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाना। तो सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने ये किया था कि जो भारतीय स्वतंत्रता समर्थक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी का विरोध हो रहा था कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। बिल्कुल शांति तरीके से हो रहा था, लेकिन क्या हुआ आगे मैं आपको बताता हूँ। इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी और इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन हो रहा था ना जलियांवाला बाग में, इसमें क्या किया, जो जनरल डायर था उसने लोगों पे गोलियां चला दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, जिसमें कि कई लोग मारे गए, कई सैकड़ों लोग मारे गए। तो यही बता दिया मैंने आपको कि क्यों आंदोलन कर रहे थे। तो उसका रीज़न यही था कि रॉलेट एक्ट की वजह से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। और आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी जी ने। पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपना नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था, आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये तो बात होगी फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हम अगला पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो देखो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। डिटेल में अगर हम समझें, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया खिलाफत आंदोलन के बारे में, ठीक है। अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1920 के बारे में। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आपको सिस्टम वाइज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऑर्डर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ना ये जो
ये जो टॉपिक है ना काफ़ी टफ लगता है बच्चों को, तो मैंने ना बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश करी है आप सभी के लिए। अगर आपको ना मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, डेली 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सभी को। डिटेल में 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ 100% रिजल्ट देने के लिए। तो करंट अफेयर्स बाय रवि को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने इसमें रखा है ना आपके लिए, वो ये रखा हुआ है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। डिटेल में अगर हम समझें, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि जो असहयोग आंदोलन है ना, इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब शुरू किया? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। लेकिन क्या हुआ, 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके कारण ये जो आंदोलन था इसे वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी जी। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको असहयोग आंदोलन करवा दिया 1920। ठीक है, ठीक इसके बाद हुआ चौरी चौरा घटना 1922। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इम्पॉर्टेंट पार्ट, चौरी चौरा घटना के बारे में। तो चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो ये है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना को अंजाम दिया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या समझने वाली चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बताओ चौरी चौरा की जो घटना है ना, ये कब हुई थी। तो आप बोलोगे चौरी चौरा की जो घटना है ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को। पूछा जाए कहाँ पर हुई थी, आप बोलोगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुई थी। आई होप आपको ये चीज़ें पता लग गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये जो चौरी चौरा की घटना हुई थी इसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरी चौरा की घटना के कारण। कब ले लिया था असहयोग आंदोलन को वापस? 12 फरवरी 1922 को। आई होप फ्रेंड्स आपको एक एक फैक्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक आ गया है, वो आ गया है स्वराज पार्टी 1923। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी 1923 को अच्छे से। तो इसमें जो मैंने आपके लिए पहला बेसिक सा क्वेश्चन रखा वो ये रखा हुआ है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। डिटेल में अगर हम समझें, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। आपको बताना चाहता हूँ, स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की थी। स्वराज पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन है इलाहाबाद में हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उद्देश्य भी आपको पता लग गया कि स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की थी। आगे अगर हम समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूँ मैंने आपको ये तो बताया कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, किसने करी ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। 1923 वाला कंप्लीट हुआ, अब 1924 आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1924 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बेलगाम अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो बेलगाम अधिवेशन है ना, ये 1924 में हुआ था और
महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने किस राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी? आप बोलोगे बेलगाम अधिवेशन की। और ये अध्यक्षता जो थी ना फ्रेंड्स, ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेलगाम अधिवेशन। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए, ठीक है। तो साइमन कमीशन 1928 हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो मैंने आपके लिए पहला बेसिक क्वेश्चन रखा है वो ये रखा है, बताओ साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। हर एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। मैंने आपको ये बताया कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में ना साइमन कमीशन से पूछे जाते हैं। तो साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। यह आयोग 1928 में भारत आया था। इस आयोग का गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत सरकार की सिफारिशें देने के लिए किया गया था। आगे अगर हम समझें, इस आयोग को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आयोग आपको पता लग गया कि जो साइमन कमीशन है ये इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, ये आपको पता लग गया, ठीक है। यह एक श्वेत आयोग था, मतलब इसमें जितने भी थे सभी गोरे थे, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। तो मैं आपको समझाता हूँ, यह एक श्वेत आयोग था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में ब्रिटेन के 7 सांसद थे। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको हर बार नहीं बताऊँगा कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखा है ना आपके रवि सर ने, MCQ क्वेश्चन जो होता है उसको 1 लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। इसलिए अभी बार बार आपको मैं कह रहा हूँ हर एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो साइमन कमीशन वाला जो आयोग था, ठीक है, इसमें तो एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। पूछा जाएगा कि इस आयोग में ब्रिटेन के कितने सांसद थे? आप बोलोगे 7 सांसद थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया? आपको पता लग गया होगा, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस आयोग ने मई 1930 में अपनी 2 वॉल्यूम्स रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था साइमन कमीशन 1928, ये अच्छे से समझा दिया। जो भी क्वेश्चन बनते थे वो भी आपको समझा दिए। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च 1930, ठीक है। तो मैंने आपके लिए जो पहला क्वेश्चन रखा है ना वो ये रखा हुआ है, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है ये साबरमती आश्रम से शुरू किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। और आपको बताना चाहता हूँ दांडी मार्च 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर लंबा था। और इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। अब बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम में कितने सारे आते हैं दांडी मार्च से। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? आप बोलोगे साबरमती से शुरू किया। कहाँ तक था ये? दांडी तक था। ये पता लग गया। पूछा जाए कि बताओ दांडी मार्च गांधी जी ने कब शुरू किया? वर्ष 1930 में शुरू किया। ये भी आपको पता लग गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। अगर आपसे पूछा जाए दांडी मार्च जो था, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक का था, इसकी लंबाई कितनी थी? 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दांडी मार्च था इसमें गांधी जी के कितने स्वयंसेवक शामिल हुए थे? 78 शामिल हुए थे। फ्रेंड देखो, आपको ना खुद भी पता लग रहा होगा कि जो मैंने कंटेंट रखा है ना आपके लिए, ये किस लेवल का कंटेंट आपके लिए रखा है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये तो अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31। तो मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन बनाया है इसमें वो ये बनाया है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 12 नवंबर 1930। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। डिटेल में अगर हम समझें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी। आगे अगर हम समझें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वॉइसरॉय थे। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? इरविन वॉइसरॉय थे। इस सम्मेलन में भारत के कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 58 राजनीतिक नेता और 16 रियासतों के सदस्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ना, ये 1930 से 1931 तक चला। ठीक है, शुरू कब हुआ? 1930 में शुरू हुआ। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था। पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने करी थी। भारत के वॉइसरॉय कौन थे इस टाइम? तो लॉर्ड इरविन थे। और इस सम्मेलन में भारत के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 74। पूछा जाए कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें शामिल हुए थे? तो आप बोलोगे नहीं हुए थे। मैंने आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो देखिए, क्वेश्चन ये बनता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? मतलब आपको ये पता लग गया कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, इसमें कांग्रेस शामिल हुई थी, है ना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई थी। तो पूछा गया कि बताओ, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का। आपको पता लग गया कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने करी थी। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी अच्छे से समझा दिया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी जी ने और महिलाओं की तरफ से करी थी सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, कब ये हुआ था? 1931 में हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 1931, ठीक, इसके एक साल के बाद ना पूना पैक्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको पूना पैक्ट बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन से पहले पूना पैक्ट हुआ था। तो ये जो पूना पैक्ट है ना फ्रेंड्स, इसमें से भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं पूना पैक्ट 1932 से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, बताओ पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी। पूना पैक्ट में BR अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको 2-3 स्टार तो मार्क कर ही लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब मैं आपको ना पूना पैक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। देखिए, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 1932 को हुआ, एक समझौता था। आपको पता लग गया ना कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है पूना पैक्ट कब हुआ था, मतलब जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षरित किए थे। ये आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? मदन मोहन मालवीय ने। मैंने आपको पूना पैक्ट 1932 समझा दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इंपॉर्टेंट टॉपिक
तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, वर्ष 1932 में हुआ था। तो इससे जुड़ा हुआ जो पहला मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है वो ये रखा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। आपको बताना चाहता हूँ, लेबर पार्टी, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, तेज बहादुर सप्रू ने, MR जयकर ने, NM जोशी ने, CN मुदलियार ने। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन में लेबर पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, महात्मा गांधी जी ने भी हिस्सा नहीं लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो आप कह सकते हो कि ये सम्मेलन भी फेल हुआ। अब देखो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। ज़्यादातर तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर दिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम विनर क्वेश्चन को टफ करने के लिए तो और भी जो लोग हैं ना उनके नाम भी डाल देता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ, BR अम्बेडकर जी के साथ तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, NM जोशी और CN मुदलियार हैं जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। हमने पढ़ लिया तीनों गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और इसी के बीच हमने पूना पैक्ट भी पढ़ लिया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और आ गया है, वो आ गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें जो मैंने आपका पहला क्वेश्चन रखा है वो यही रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वाइसरॉय कौन था। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलिंगटन। ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड विलिंगटन। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और यह 1937 में लागू हुआ था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो फ्रेंड्स, हमने ना भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ लिया। इसमें मैंने आपको ये बताया कि उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन थे। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम द्वारा किया गया, आप बोलोगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत परिषद को समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। देखो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें मैंने आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ा दिया। अब जो अगला इंपॉर्टेंट आ गया है टॉपिक, वो आ गया है मुस्लिम लीग। अब हम मुस्लिम लीग को अच्छे से समझने वाले हैं। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। तो इसमें जो मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन रखा है वो ये रखा है, बताओ मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1940 में लाहौर अधिवेशन में रखा था। डिटेल में अगर हम समझें, मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम लीग राज्य यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। वीडियो कम से कम आप 2 बार ज़रूर देखना, ताकि फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना, जो कि स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है और एग्ज़ाम में इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको ना हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है क्रिप्स मिशन 1942 को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन रखा वो यही रखा है कि क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आया था। डिटेल में हम समझते हैं क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। मतलब पता लग गया यहाँ पे आपको कि जो क्रिप्स मिशन है ये भारत क्यों आया था, मार्च 1942 में भारत क्यों आया था, ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग के लिए और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से आया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना। आपसे पूछा जाता है कि किस मिशन को
किसे महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? आप बोलोगे क्रिप्स मिशन को। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। एग्जाम में पूछा जाता है। जब लॉर्ड लिथगो वायसराय थे तब क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। तो पूछा जाता है कि बताओ किस वायसराय के कार्यकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था? आप बोलोगे लॉर्ड लिथगो वायसराय के कार्यकाल में। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मतलब आपको ये पता लग गया कि क्रिप्स मिशन था ना, ये विफल रहा, और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये तो बता दिया कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में ना भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसमें जो मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन रखा है वो ये रखा है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। मतलब लेकर कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू, और पारित किसने किया? महात्मा गांधी ने। इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना था। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग गए कि जो 1942 में जो कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव था किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू ने। पारित किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। और उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना। और इसे ना, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसे अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूना जेल में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पूना की जेल में रखा गया था, जबकि नेहरू, आज़ाद और दूसरे नेताओं को अहमदनगर किले में हिरासत में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। आई होप आपको ये चीज़ भी पता लग गई होगी। नेक्स्ट है हमारा, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? अगस्त आंदोलन, मैंने आपको क्या बताया कि अगस्त आंदोलन किसका दूसरा नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम है। तो पूछा गया आपसे, बताओ कि अगस्त आंदोलन के दौरान, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑपरेशन जीरो आवर। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया अगस्त आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था 1942 में हुआ था। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी शिमला सम्मेलन 1945, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो हमारा क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, शिमला सम्मेलन भारत शिमला में वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन शर्त रखी कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया कि शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था और ये फेल हो गया था, ठीक है। तो ठीक इसके 1 साल के बाद कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन योजना हम पढ़ेंगे 1946 को। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके लिए रखा वो मैंने यही रखा है कि कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो है ये स्थापित की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए साल 1946 में आया था। इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर
स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भारत आए थे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो कैबिनेट मिशन योजना है ये 1946 में स्थापित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मकसद क्या था? भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा किसने करी थी? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने। और 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य भारत आए थे। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ना कैबिनेट मिशन योजना पढ़ा दिया। ठीक है, अब आ गया हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो आ गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि है हमारा आखिरी। ठीक है, और इसके बाद हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको आपके रवि सर की ई बुक्स बाय करनी है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत के इतिहास की, तो हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। वेबसाइट पे जाइए www.ravibookspdf.com। कम टाइम में अपने एग्जाम की आप तैयारी को मजबूत बना सकते हो। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगाना है तो आपको क्या करना है? मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है हमारा रवि स्टडी जी के नाम से। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट में जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो कोर्स चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाता है हमारी वेबसाइट के, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन है, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन था, जिसके साथ ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। 3 जून 1947 को माउंट बैटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तारीख भी घोषित की थी। 1947 में लॉर्ड माउंट बैटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। फ्रेंड्स, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए किसके बारे में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। फ्रेंड्स, इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, वो मैंने आपको करवाए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कुल मिला के मैंने आपको 30 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो कि छोटे छोटे टॉपिक थे। अब मैंने ना कहने के लिए तो मैंने आपको यहाँ पे 32 क्वेश्चन तक ही करवाए, लेकिन जितनी एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, हर क्वेश्चन में मैंने आपको 5 से 7 इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं पे बन गए। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए। यकीन मानिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है आज। ठीक है, इससे बेस्ट वीडियो और इससे बेस्ट कंटेंट ना आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार मूल रूप से रास बिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी, जो 1915 में जापान चले गए थे। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। डिटेल में अगर हम समझें, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. चिपलुंकर और महादेव गोविंद रानाडे ने पुणे में की थी। नेक्स्ट है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ये आपको ध्यान रखना है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। डिटेल में अगर हम समझें, 1865 में दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1866 को दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस एसोसिएशन का मकसद सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक का। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वह चरमपंथी गुट से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने 2 पत्रिका प्रकाशित की, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में महारथा।
नेक्स्ट है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह। डिटेल में अगर हम समझें, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला दायर किया गया था। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। डिटेल में अगर हम समझें, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों ने शुरू की थी। यह विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में ख़त्म हुआ था। अगला है हमारा क्वेश्चन, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। डिटेल में अगर हम समझें, तात्या टोपे को नरवर के राजा मान सिंह ने धोखा दिया था। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 है, इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि बताई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1907 में। कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में 1907 में विभाजित हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। सूरत अधिवेशन ने कांग्रेस के भीतर उदारवादी और चरमपंथी नामक क्रांतिकारियों की 2 शाखाओं का निर्माण किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के जनक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार।
नेक्स्ट है 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बॉम्बे में। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह जो है ये बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। नौसैनिक जहाज़, याद रखना है आपको, नौसैनिक जहाज़ HMIS तलवार पर नौसेना के अधिकारियों ने रहने की स्थिति और उन्हें दिए जाने वाले भोजन का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। नेक्स्ट है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका बांग्लादेश में 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। यह एक राजनीतिक दल था जो पाकिस्तान को अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना दल के नेता थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, द्विराष्ट्र सिद्धांत को सर सैयद अहमद खान का वास्तविक जनक माना जाता है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सेवक समाज या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। समाज का उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकसित करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना साल 1884 में पुणे में हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। फ्रेंड्स, आप ना हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से, जहाँ पे आपको डेली जीके की एक शीट दी जाती है रिवीजन के लिए, और साथ में ही करंट अफेयर्स का PDF भी दिया जाता है। रवि स्टडी जी के नाम से हमारा टेलीग्राम है। नेक्स्ट है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करी गई थी। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। डिटेल में अगर हम समझें, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर 1939। अगला क्वेश्चन, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र जो थे ये निकाले थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की जो उपाधि थी ये वापस कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो हैं ये इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। अगला है हमारा क्वेश्चन, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन।
1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह किस स्थान के नेता थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है ये औरंगजेब से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महात्मा गांधी। फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, बिल्कुल थ्योरी से समझाया मैंने आपको, बिल्कुल टॉपिक वाइज समझाया। आई होप आपका ये वीडियो जो आपको वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया था इसमें आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि वीडियो कैसी लगी है। 2 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप मेरा जो करंट अफेयर का चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। यहाँ पे मैं डेली के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, 100% रिजल्ट के लिए, ठीक है। कोई भी आप चैनल देखते हो वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरा यूट्यूब का ये ऐसा पहला चैनल है जहाँ पे डेली के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आपका ना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने एग्जाम की तैयारी को आप बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर आपने मुझसे 1 to 1 बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रवि स्टडी जी के नाम से, ठीक है, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो इसको भी आप यहाँ पे जाके ऐप्स फॉलो कर लीजिए और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ई बुक्स आप ज़रूर बाय कर लेना अपने रवि सर की कम टाइम में। अगर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, जीके की ई बुक, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट की बुक आपको मिल जाती है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है, यहाँ पे आप जाके बाय कर सकते हो। टेलीग्राम मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम भी इंस्टॉल कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। रेड कलर का लोगो आएगा, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती है, डेली जीके की शीट मिलती है। और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फ्री टेस्ट में जाके डेली करंट अफेयर का आप टेस्ट लगा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।